नेचुरल कहानी में स्वागत है दोस्तों। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब का ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हेलो बेटा विक्की, यहाँ हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। हमें तो ज़्यादा चोट नहीं लगी है, पर तुम्हारी माँ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है बेटा। वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है बेटा। उन्हें ब्लड की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। कुछ पैसे भेज देता तो माँ का इलाज शुरू हो जाता। 70 वर्षीय सोहन लाल जी अपने बेटे विक्की के आगे गुहार लगा रहे थे। बार बार कह रहे थे, विनती कर रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। अपने पिता की बात सुनकर विक्की कहता है, पापा आजकल बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हूँ। हमें विदेश में कंपनी में काम करने का पैकेज मिला है ना, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ पापा। और फिर आप भी तो यही चाहते थे ना कि मैं विदेश में बहुत बड़ा कंपनी में काम करूं, बहुत सारा पैसा कमाऊं, तो बस उसी की तैयारी कर रहा हूं पापा। और फिर अभी मेरे हाथ खाली हैं पापा। आप कहीं से भी पैसे व्यवस्था कर लीजिए, इंतज़ाम कर लीजिए ना। पक्का मेरा वादा है, जब भी मैं घर वापस आऊँगा आपको पैसे दे दूँगा पापा। फिर सोहन लाल जी निराश होकर अपने बीच वाले मंझले बेटे को फ़ोन लगाते हैं, डॉक्टर बेटे को। बेटा तेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है, उसे ब्लड की खून की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, कुछ पैसे भेज दो बेटा। मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, मैं अकेला, अब मुझे हिम्मत नहीं है बेटा, मैं क्या करूं। तेरी माँ की हालत नाजुक होती जा रही है, जल्दी से कुछ पैसे दे दो बेटा, ताकि तेरी माँ का इलाज शुरू हो सके। पापा इतनी जल्दी मैं पैसे कैसे भेज पाऊँगा? आप कहीं से भी इंतज़ाम कर लीजिए ना, बाद में मैं आकर दे दूँगा। इतना सुनते ही श्याम लाल जी निराश होकर फ़ोन रख देते हैं और सोचते हैं, जब दो बेटों ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो इस नालायक को मैं क्या फ़ोन करूं। वो तो कभी भी पैसे नहीं देगा, उसके पास है ही क्या, वो तो कमाता भी नहीं। और निराश होकर वो अस्पताल में पहुंच जाते हैं। वहां पत्नी के पास बड़े कुर्सी पर बैठे बैठे रोने लगते हैं और बैठे बैठे पुरानी बातों को याद करने के भावुक हो उठते हैं। जब वह गांव के स्कूल में शिक्षक थे, उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। एक नंबर बेटा इंजीनियर, दूसरा नंबर बेटा डॉक्टर, और दोनों की शादी भी हो चुकी थी। खानदान रईस थे। दोनों बेट अपने अपनी पत्नी के साथ अलग अलग शहर में बस गए थे और वहीं नौकरी भी करने लगे थे। बेटी की शादी भी श्याम लाल जी ने बहुत धूमधाम से की थी। अच्छे रईस घर की मालकिन बन बैठी उनकी बेटी। लेकिन उनका छोटा बेटा पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाता था। 11वीं क्लास के बाद उसने पढ़ाई भी छोड़ दी और घर में ही रहता था। जब सोहन लाल जी का छोटा बेटा स्कूल में पढ़ाई करता था, जब भी अपना वो होमवर्क करके स्कूल नहीं जाता था तो मास्टर जी कहते थे, नालायक, तुझे पढ़ाई नहीं करनी है क्या? गाय भैंस चराकर ही दिन गुजारेगा क्या? नहीं मास्टर साहब, मैं घर में रहकर माता पिता की सेवा करूँगा। यह जवाब देकर सर झुकाकर खड़ा हो जाता रतन। सोहन लाल जी का बड़ा बेटा और मंझला बेटा बहुत ही आज्ञाकारी था। अपने पिता का एक भी बात नहीं टालता था शादी के पहले। लेकिन जब भी बड़े भाई और मंझले भाई की बात छोटे भाई को गलत लगता, ये अपने दोनों भाई से बहस कर लेता। इसलिए सोहन लाल जी अपने छोटे बेटे को पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। सोहन लाल जी जब रिटायर हुए तो उनके पास जमा पूंजी कुछ भी नहीं बची थी। जितने भी पैसे थे दोनों बेटों की पढ़ाई में और बेटी की धूमधाम से शादी करने में खर्च कर दी। अब उनका हाथ बिल्कुल खाली हो चुका था। शहर में घर, थोड़ी सी जमीन, और गांव में थोड़ी सी जमीन। घर का खर्च उनके पेंशन से चल जाता था। सोहन लाल जी को जब लगा उनका छोटा बेटा पढ़ाई नहीं कर सकता है, वो नौकरी भी नहीं कर सकता है, ना ही पैसे कमा सकता है, उसने उसके हिस्से की ज़मीन उसे दे दी और कहा कि जा, तू गांव में ही जाकर रहो। सोहन लाल जी का छोटा बेटा जब गांव जा रहा था, तब अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने माता पिता से दूर वो कैसे रहेगा, यह सोचकर
अंदर ही अंदर घुट रहा था, रो रहा था बेचारा। कहता है, पिताजी आप हमें गांव तो भेज रहे हैं, लेकिन यह आपका बेटा गांव में अकेले कैसे रहेगा, जीवन कैसे गुजारेगा, ये कभी आपने नहीं सोचा पिताजी। इतना कहते हुए सोहन लाल जी का बेटा गांव में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहीं जीवन व्यतीत करने लगा। जब भी सोहन लाल जी अपने बड़े बेटे और मंझले बेटे का किसी के पास बात करते थे, वो खूब बड़ाई लिया करते थे, खुशी से उनका सीना चौड़ा हो जाता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब छोटे बेटे का बात वो करते तो निराश हो जाते। वो तो अपने छोटे बेटे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। 2 दिन पहले ही सोहन लाल जी और उनकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। सोहन लाल जी को तो थोड़ा बहुत चोट लगा था, वो चल फिर लेते थे, लेकिन उनकी पत्नी सरकारी अस्पताल में भर्ती थी। जब पैसे मांग कर हर जगह से थक चुके थे सोहन लाल जी, अपनी पत्नी के पास अस्पताल में मिलने गए और निराश होकर वहीं कुर्सी पर बैठ गए। उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं लग रही थी, ज़्यादा खराब लगने लगी थी। डॉक्टर ने उन्हें भी, सोहन लाल जी को भी सलाह दी कि वो भी भर्ती हो जाए और अपना इलाज अच्छे से करवा ले। सोहन लाल जी भी अपनी पत्नी के रूम में उनके बेड के सामने ही एक बेड पर लेट गए। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली तो उनका छोटा बेटा, नालायक बेटा, सामने खड़ा था। सोहन लाल जी ने गुस्से से मुंह फेर लिया, लेकिन उनका छोटा बेटा अपने माता पिता से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। अपने पिता का पैर छूकर कहता है, पापा पापा आपने इस नालायक बेटे को क्यों नहीं बताया पापा, मैं आज बहुत दुखी हूँ, बहुत दुख है हमको इस बात की। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, मैंने भी आप दोनों के ऊपर एक जासूस छोड़ रखा था पापा। जैसे ही हमें मालूम हुआ आपका और माँ का एक्सीडेंट हो गया है, मैं दौड़ा भागा आया। सोहन लाल जी के लाख मना करने के बावजूद भी उनका छोटा बेटा दोनों का इलाज करवाने के लिए एक बड़े से अस्पताल में उन्हें भर्ती करवा देते हैं। माँ का ऑपरेशन हुआ, उन्हें अपना खून भी दिया उन्होंने, दिन रात सेवा की बेटे ने। एक दिन वो गायब हो गया। सोहन लाल जी फिर से अपने छोटे बेटे पर गुस्सा करने लगे, शक करने लगे, कहने लगे, ये लड़का नालायक का नालायक ही रहेगा, कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। तीसरे ही दिन छोटा बेटा पहुंच जाता है। सोहन लाल जी की पत्नी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अब सोहन लाल जी का छोटा बेटा रतन अपने पापा और मम्मी को घर लेकर आ गया। सोहन लाल जी के लाख पूछने के बावजूद भी रतन कहता है, छोटा बेटा का नाम रतन था पापा, अस्पताल में कोई पैसे खर्च नहीं हुए हैं, वो अस्पताल डोनेशन पर चलता है, इसलिए आप चिंता ना करें पापा। आपके और मम्मी के इलाज के लिए मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। घर में नौकरानी थी ही। रतन अपनी मम्मी पापा को वहीं छोड़कर फिर से वो वापस गांव चला गया। एक दिन सोहन लाल जी कहते हैं अपनी पत्नी से, भाग्यवान, पता नहीं क्यों आज मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने छोटे बेटे, नालायक बेटे के पास जाऊं। बहुत मन कर रहा है उसके पास गांव जाकर देखूं कि आखिर वो वहाँ अपना जीवन यापन किस प्रकार कर रहा है। तभी दोनों गांव पहुंच जाते हैं। गांव में रतन जी झोपड़ी में ताला लगा हुआ देखकर सोहन लाल जी यह देखकर चौंक जाते हैं। सामने उनके बेटे का खेत पड़ा था। वहां जाकर काम कर रहे लोगों से जब पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है और यह खेत मेरे बेटे का है, तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहता है, ये खेत अब मेरा हो चुका है मालिक। हाँ, वो कह रहा था उनकी माँ का तबीयत बहुत खराब है, वो अपनी माँ के इलाज के लिए अपना ज़मीन हमें बेच दिया। किसी दूसरे शहर में जाकर जो रोजी रोटी का प्रबंध करने के लिए, रोजगार करने की तलाश में वो यहाँ से चला गया। बस ये एक झोपड़ी उन्होंने नहीं बेची है, बस ये बचा है। ये रखिए अपनी झोपड़ी की चाबी। खेत में काम कर रहे लोगों ने रतन के पिताजी सोहन लाल जी को चाबी दे दी। जब ताला खोलकर झोपड़ी के अंदर घुसते हैं तो बस अपने नालायक बेटे की याद आ जाती है।
सामने टेबल पर पड़ा एक लिफाफा पर नज़र जाता है। जब उनको खोलकर सोहन लाल जी देखते हैं तो उनके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं? भाग्यवान, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही और झूठा भी है। इतना कहकर सोहन लाल जी जोर जोर से रोने लग जाते हैं। कहते हैं, भाग्यवान देखो ना तुम्हारे बेटे ने क्या किया, नालायक बेटे ने क्या किया। आज इस लिफाफे में क्या लिखा है आकर देखो। 15 लाख हॉस्पिटल खर्च मेरे और तुम्हारे नाम से है। और क्या कहता है तुम्हारा नालायक बेटा? फ्री का हॉस्पिटल था, फ्री में इलाज हो गया है। पापा, इतना कहते हुए सोहन लाल जी का कलेजा फटने लगता है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारा नालायक बेटा ही चाहिए। जहाँ से भी हो जल्दी आ जाओ बेटा, तुम जहाँ पर भी हो। मैं गले लगाने के लिए तरस रहा हूँ, तड़प रहा हूँ तुझे गले लगाने के लिए। आज हमें पता चल गया बेटा, नालायक और लायक में क्या फ़र्क है। ज़रूरी नहीं कि जो पैसे कमाए नौकरी करे वही सिर्फ लायक होता है। भाग्यवान, आज हमें साफ साफ पता चल गया कि लायक बेटा कौन होता है। जो अपने लाचार बूढ़े बीमार माता पिता की देखभाल करे, सेवा करे, बस वही लायक होता है। भाग्यवान, हमारा नालायक बेटा ही लायक बेटा है। मैं किस भ्रम में पड़ा रहा इतना दिन तक, भगवान हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज एक पिता की आंखें खुल गई, एक नालायक बेटा एक लायक बेटा साबित हुआ। तो आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।